हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। और आज आप देख रहे हैं अगला लेक्चर एनसीईआरटी 12th का। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स में ध्यान देंगे तो 1.13 पैरा है ये, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में आप कह सकते हैं संतत आवेश वितरण। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये थ्योरी किसके लिए थी? पॉइंट चार्जों के लिए। अब बात करते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा यहाँ पर, और मान लेते हैं कई पॉइंट चार्ज हों, इस प्रकार से बटे हुए हों, Q1 Q2 Q3 और Q4। कोई पॉइंट है ये P। तो इस प्रकार से हम आपको ये भी बता चुके हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सभी चार्जों का अलग अलग होगा और उसको वेक्टर सम से जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब बात आती है कि यदि जो चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो और वो पॉइंट ना होकर किसी शेप में हो, किसी आकृति या आकार में हो, तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं। हमने एक लाइन ले ली, अब इसमें हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो आंसर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि ये तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जनरली हमारे घरों में जो भी लाइन की सप्लाई आती है वो कैसा कंडक्टर है? लीनियर कंडक्टर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो तार आते हैं, तार किस आकृति में है? लीनियर। तो पॉइंट चार्ज तो नहीं है ना। और इन्हीं लीनियर या लाइन चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने शहर से दूसरे शहर हजारों किलोमीटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसी का हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं, इन चार्ज के कारण ये देखिए डिस्टेंस अलग अलग हो गई, ये सब डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम अभी तक जितने भी कूलॉम्स लॉ हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र हो, वो जनरली हमने पॉइंट के लिए माना है। ये तो पॉइंट नहीं है। अगर ये पॉइंट नहीं है तो क्या करते हैं, इसको पॉइंट जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत ही इस पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ये हमने एक बहुत छोटा सा क्या किया, एलिमेंट ले लिया। और अगर इसकी टोटल लेंथ L हो तो इस एलिमेंट एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम शॉर्ट में ले लेते हैं DL। देखो एक ही बात है, डेल्टा L भी ले सकते हो या DL, ये फिजिकल है ये मैथमेटिकल है, एक ही बात है। तो इसको हमने इतने से पार्ट को क्या ले लिया, DL। इस DL में चार्ज का जो अमाउंट है वो भी हमने एक शॉर्ट टर्म में मान लिया, कितना, dq। मान लेते हैं टोटल पर चार्ज q है, तो एक शॉर्ट टर्म में कितना चार्ज बचा, dq। तो अब हम यहां से इस डिस्टेंस पर जो r लेते हैं p, इस p पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट कर सकते हैं। तो इस dl में जो चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हमने एक नया नाम दिया। ये किस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? लाइन में। तो इसको आप कह सकते हैं लीनियर। वो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज। और कितनी जगह में, तो हमने उसको डेंसिटी से शब्द दिया, तो एक नया शब्द निकल के आया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सा शब्द निकल के आया? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डिनोटेड बाय लैम्डा। हिंदी में इसको ये कहते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डॉट किया, लैम्डा। तो ये हुआ क्या, बना क्या? तो हमने देखा इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट है, तो आंसर है चार्ज। कितने से पार्ट में हम ले रहे हैं, एक छोटे से एलिमेंट में, तो उसका नाम क्या, dq। ये dq किस में डिस्ट्रीब्यूट है, इस यूनिट लेंथ में, तो ये क्या हो जाएगा, dl। इसी को आपने नाम क्या दिया है, लैम्डा। तो इस प्रकार से लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो अवेलेबल है इन पर यूनिट लेंथ, अवेलेबल चार्ज
इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो देखिए कितना चार्ज है dq, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो लैम्डा dl। तो यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है एक यूनिट लेंथ में वो कितना है लैम्डा dl। और लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी और dl क्या है उस एलिमेंट की लेंथ। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अगर ये किसके लिए है, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ मान सकते हैं। अगर हमें निकालना हो टोटल चार्ज, हकीकत में क्या जब हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक समान ना होकर असमान हो, मतलब यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म हो, उसका शेप नॉन यूनिफॉर्म हो, तब हम इस फॉर्मूले से इसको निकालते हैं। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म है तो क्या करते हैं इसका टोटल चार्ज कैसे आता है कैलकुलस से। कैलकुलस में आप क्या पढ़े हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से आप क्या करेंगे इसी हम q को इंटीग्रेट कराएं तो क्या कह सकते हैं dq, और इसकी वैल्यू कितनी है इंटीग्रेशन लैम्डा dl। तो हो जाएगा q इक्वल टू लैम्डा का होगा नहीं किसका होगा dl का कहाँ से 0 से l तक, मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है l, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू l। तो यहाँ पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्म एक लेंथ का कोई कंडक्टर है और उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो लैम्डा इक्वल टू q इक्वल टू लैम्डा l। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए तो q अपॉन l निकाल लीजिए और इसका यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट कूलम पर मीटर। इसी से आप डायमेंशन भी बना सकते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जब लाइन में रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम हमेशा क्या याद करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यूनिफॉर्म है तो लैम्डा इक्वल टू q अपॉन n, और नॉन यूनिफॉर्म है तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl से निकालते हैं। और q कितना होगा लैम्डा इंटू l। अब जरूरी नहीं है कि जो चार्ज वो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कोई एरिया हो, इस टाइप से कोई सिस्टम बना हो, तब आप क्या करेंगे तब देखिए हमने फिर से इसको छोटे पार्ट में बटा हुआ मान लिया इस प्रकार से, क्योंकि कैलकुलस का हमें इस्तेमाल करना है। और हमने मान लिया कि ये एक छोटा सा एरिया है सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया अगर टोटल एरिया S है तो सरफेस एरिया कितना हो गया छोटा सा एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का सरफेस एरिया ds। और इस ds में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना dq, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है q। तो फिर से हम देखना चाहेंगे कि जो dq अमाउंट है किस में डिस्ट्रीब्यूट है इस सरफेस एलिमेंट में, तो कितना हो गया ds। इसी को आपने एक नया नाम दे दिया सिग्मा। तो सिग्मा क्या है यहाँ पर हो गया ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर चार्ज उसके सरफेस में उसके पृष्ठ पर वितरित हो तो हम उसका कौन सा डेंसिटी निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन पिछले से बना लीजिए ना, क्या कि अवेलेबल चार्ज इन पर यूनिट एरिया, अवेलेबल चार्ज इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। ये छोटा सिग्मा है इसे नोट करते हैं। इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा कूलम और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और इसमें कितना चार्ज बना तो dq सिग्मा इंटू ds की जगह आप dA भी ले सकते हो, ds ना लेना हो तो क्या ले सकते हैं dA भी ले सकते हैं। फिर से अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो dq का q क्या लगा देंगे इसमें इंटीग्रेशन सिग्मा ds, तो हो जाएगा सिग्मा s इस प्रकार से। तो सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s नहीं कहना तो q अपॉन ए भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो इस प्रकार से कौन सा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपने लाइन पढ़ लिया, सरफेस पढ़ लिया, बचा कौन वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ तो लीनियर लेंथ विड्थ तो सरफेस और लेंथ विड्थ हाइट तो वॉल्यूम। अगर कोई चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो उसके पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो तब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, इस प्रकार से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको हम क्या करेंगे छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ मान सकते हैं। और एक एलिमेंट का हमने इसमें जो वॉल्यूम लिया वो कितना लिया dv,
और उसमें छोटा सा अमाउंट कितना ले लिया डी क्यू। तो हमने देखा ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना है, तो डी क्यू अपॉन डी वी, और इसको एक नया नाम दे दिया क्या, रो। ये रो क्या बन गया यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा कब आएगा, जब चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। यहाँ से आप यूनिट बड़ा लीजिए, निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तो सिखाया गया, रटाया नहीं, सिखाया है बल्कि, कि कूलम पर वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से इसका भी डी क्यू से क्यू निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप का पढ़ लिया यहाँ पर हमने, 3 प्रकार का। अगर चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एल। अगर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए। और अगर चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। तो इस प्रकार से ये आपका 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, जो आपको पढ़ना है। अब अगले टॉपिक में आपको लेके चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखें जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन में आता है, न्यूमेरिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना भी है। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या, फ्लक्स। तो जरा हम बात करते हैं कि सपोज करिए ये कोई लिक्विड है, जल ही ले लीजिए, ये कोई लिक्विड है। अगर ये फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या है, वेलोसिटी, वेग है, वेलोसिटी है। और मान लेते हैं हमने यहां पर एक पाइप लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया, पाइप। तो इससे लिक्विड के फ्लो होने की दर, द रेट ऑफ फ्लो, मतलब द्रव के प्रवाह की दर क्या होगी, इसको हमें मेजर करना है। तो आंसर है कि इससे उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या, ये क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम पर यूनिट सेकंड में देखें, पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम में एक डिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ इसका क्या देखेंगे हम, एरिया। क्या देखेंगे, एरिया, ए। तो यही एरिया और ये बी, तो ए इंटू वी मिलके क्या देगा, द रेट ऑफ फ्लो। तो द रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड में, तो इसी फ्लो को ही हम अदर वर्ड में क्या कहते हैं, फ्लक्स। लेकिन किसका फ्लक्स है, ये लिक्विड का फ्लक्स है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो ज्यादा लिक्विड गुजरेगा, एरिया कम कर दोगे लिक्विड कम गुजरेगा। और किस पर डिपेंड है, इसकी इंटेंसिटी वेलोसिटी की। तो इस प्रकार से हम किस पर डिपेंड देख रहे हैं, फ्लक्स, एरिया पर और इसके वेलोसिटी पर। इसी प्रकार से अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये हमने बना रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, ई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी ई होती है। अब हमने क्या किया, इसमें हमें देखना चाह रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो हम कितने एरिया से गुजर रही हैं। तो यहाँ पर हमने एक एरिया यहाँ पर लगाया। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये एरिया लगाया। तो ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। तो इससे कितनी गुजर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इतनी हमने काउंट कर ली। इतनी काउंट कर ली तो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से गुजर रही है, तो कितना बाउंड किया गया है ये। तो इसका सरफेस एरिया मान लिया हमने कितना है, एस मान सकते हो, ए भी मान सकते हो।
ए ले लीजिए, एरिया लेना है तो ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वो सरफेस एरिया जो आपने वहां पर लगाया है जिसमें से ये पास थ्रू हो रही है। तो ई इंटू ए को आपने एक नया नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इसी को आपने दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोटेड बाई फाई या फाई ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक निश्चित एरिया से, मतलब एक एरिया जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस। तो इसको एक नया नाम आप क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपने इस सरफेस एरिया को कैसा लगाना है? परपेंडिकुलर लगाना है। सरफेस एरिया को कैसा लगाना है? परपेंडिकुलर लगाना। क्यों परपेंडिकुलर लगाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो पाएंगी, तो फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं हमने एक दीवार बनवाई, उसमें हमें खिड़की लगवानी है, तो हम सोच रहे हैं कि उस खिड़की से ज्यादा हवा आए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हवा आए तो क्या करना चाहिए हमें? उस खिड़की को, जैसे मान लेते हैं ये हवा ऐसे आ रही है, हवा इस टाइप से आ रही है, समझ रहे हो ना, इस टाइप से। तो खिड़की हमें कैसे लगानी पड़ेगी? इस टाइप से लगानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर, उसके लंबवत। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हवा इसमें ऐसे आएगी। अगर इसको हम थोड़ा तिरछा कर दें तो हवा की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा और तिरछा कर दें, एंगल बना रहा है तो घट जाएगी। अगर हम बिल्कुल वैसे कर दें तो हवा बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है? हम इसको अधिकतम यूज करने के लिए इसको कैसा लगाना चाहेंगे? खिड़की को हवा के परपेंडिकुलर। तो हवा किसका काम कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और ये खिड़की किसका काम कर रही है? सरफेस एरिया। अब हमें फ्लक्स कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो एरिया, अगर आप छोटी सी खिड़की लगाओगे तो कम आएगी, बड़ी सी खिड़की लगा दोगे तो हवा ज्यादा आएगी। तो फ्लक्स को हम कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं? उसके एरिया से, सरफेस एरिया से। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया, इन दो चीजों से मिलकर ये बना है। लेकिन फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ये किसके लिए है? ये जब यूनिफॉर्म के लिए है, जब वो सरफेस एरिया आपका कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, एक समान ना हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, तब आप क्या करेंगे? तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज और आई है, ए, इस सरफेस एरिया को हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो कैसे लिखते? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि एरिया। सरफेस एरिया कैसा है? वेक्टर। वेक्टर क्यों है और इसकी डायरेक्शन होती कहाँ है? तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, जैसे कोई ये सरफेस है तो ये किसका काम कर रहा है? लेंथ का। और ये किसका काम कर रहा है? बिट्स का। तो लेंथ इंटू बिट्स क्या बनेगा? एरिया बनेगा। अगर मान लेते हैं ये, अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हो, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष में जा रहा है तो आई कैप मान लीजिए, ये वाई अक्ष में जा रहा है तो जे कैप मान लीजिए। अब इनका हमने क्या किया? अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या होता है? के कैप। और के कैप कहाँ होगा? इस आई और जे, मतलब एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। तो हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसके कैसा हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर। जैसे अगर कोई ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया का अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये, इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना है कि सरफेस एरिया जो होता है उसका एरिया वेक्टर, मतलब उसके क्षेत्रफल की दिशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर थी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। तो एक्स और वाई का परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड। अगर ये सरफेस एरिया इस टाइप से होता तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर कैसा लेना है? उसके बाहर की ओर, आउटवर्ड ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सिस्टम है तो इसका एरिया वेक्टर, अगर ये ए है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस टाइप से। तो ध्यान रखिएगा, ये एन कैप क्या देती है? डायरेक्शन। अगर ये इस टाइप से है तो इसका परपेंडिकुलर ये। तो इसका आपने पढ़ा होगा, जैसे ए कैप इक्वल टू ए
वेक्टर ए अपॉन ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए का आप दे सकते हैं ए कैप इंटू ए, ये दे सकते हैं। तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या समझ में आई, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहीं पर हम लोग देखना चाहेंगे थोड़ा सा इसको। देखिए अगर इसी एक ऐसा मान लीजिए सरफेस एरिया है इस टाइप से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से जा रही हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है लेकिन समझ में आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसका ये सरफेस एरिया है। हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से यहाँ हमने इस प्रकार से इसको क्या किया, हल्का सा तिरछा कर दिया। तिरछा करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो गया। तो हमने देखा कि इसने क्या किया, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर दिया। एंगल क्रिएट कर लिया। ये क्या था, ए था, इसका नाम क्या था, ए, ये ए था। अब इस दिशा में जब ले गए एंगल की साइड, तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। एंगल की साइड क्या जाता है, कॉस। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या घट गई पहले की अपेक्षा, ठीक है ना। तो ए कॉस थीटा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इससे निकलेगा, फाई इक्वल टू वेक्टर वो ई, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ई, और इसका ये तिरछा किया ना आपने किसी एंगल पर, तो क्या जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो जब आप एंगल बन रहा हो तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। इसी को ही आपने वही कहा था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि आप 11th में वेक्टर फॉर्म इसका पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटीज है। कॉस आया स्केलर, साइन आता तो वेक्टर फॉर्म हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो देखें, ये तो यूनिफॉर्म के लिए था और नॉन यूनिफॉर्म आता है। सपोज करिए ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। अब आप सब डिस्टेंस तो सेम है नहीं, सब जगह इसका एरिया सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, हम एक बहुत छोटा सा इसका एलिमेंट, कहीं भी एलिमेंट ले लेंगे और एक छोटा सा एलिमेंट है ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर ए हो गया इसका, लेकिन इसका शॉर्ट रूप है तो इसको नाम क्या देंगे, डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ये है ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच एंगल कितना क्रिएट हो गया, थीटा। और ये आपका मान लीजिए चार्ज था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे बनेगा, तो हमने देखा, अच्छा इसको यूनिफॉर्म मान लीजिए, हमने देखा कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इंटेंसिटी ई। और हमने देखा कि यहाँ पर एरिया वेक्टर कितना उसका, डी ए, और ये कितना एंगल बना रहा है ये, तो ई डी ए कॉस थीटा। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो ऐसे मत लीजिए, ई डी ए कॉस थीटा। और ये किसके इक्वल होगा, बहुत छोटे से स्मॉल एरिया के कारण ले रहे हैं तो डी फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कब निकाल रहे हैं, जब उसका सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो। तो एक छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ई, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ई डी ए कॉस थीटा। अब इसी प्रकार से छोटे छोटे एलिमेंट के कारण ढेर सारा निकाल लें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या करें, इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे किसका, डी फाई, कैलकुलस पढ़े ही हो गया आप लोग। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ एस लेना चाहो तो ई डी एस कॉस थीटा भी ले सकते हो। इस प्रकार से ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर ऐसा ही लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इसके हम बारे में थोड़ा सा बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो गया। इसका यूनिट डायमेंशन बड़ा इजी है और आप इसको निकाल भी सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके एंगल से जो आपका ये आया है ई डी ए कॉस
थीटा, अगर ईडीए ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या चलेगा, डी फाई चलेगा। अभी अगर थीटा कितना हो 90, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, cos 90 कितना होता है 0। तो कहने का मतलब क्या, कौन किसके बीच का 90, ई और डी ए। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 90 है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर देखिए ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ थीटा 90 नहीं होगा, क्योंकि हमें किसका लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी कैसी होगी, ये होगी ना, क्योंकि सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर भी इसी साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड, तो थीटा कितना हो गया 0 हो गया, तो मैक्सिमम होगा। अब ऐसे देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही है, सरफेस एरिया आपका ऐसा है, तो सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर वो कहाँ होगा, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड और ये इस टाइप से एंगल कितना क्रिएट हो गया 90, तब फ्लक्स कितना होगा 0। तभी तो हमने कहा था यहाँ से कोई भी हवा नहीं गुजरेगी अगर खिड़की ऐसी लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो थीटा 90 किसके बीच, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अगर थीटा कितना हो 0, तो फाई ई मैक्सिमम होगा। 0 का मतलब एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया नहीं, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। अब इसी से आप इसका यूनिट बना लेंगे। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करें, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई आप पढ़ चुके हैं न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन फोर्स है, ये Q इक्वल टू आई टी, ये मीटर स्क्वायर स्क्वायर, इसको आप बना लेंगे। और ये कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। हाँ, अब इसमें एक और ध्यान देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसके 2 टाइप्स हैं। तो जैसे ये कोई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लीजिए इस प्रकार से चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस प्रकार से, इसके 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, तो ये इंटर कर रही है, और जब इंटर करती है तो आप पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि इंटर कर रही है तो चार्ज कैसा हो जाएगा नेगेटिव। और अगर ये ऐसा हो, आउट जा रही हो, तो चार्ज कैसा हो जाता पॉजिटिव। तो ये इंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा यहाँ नेगेटिव। ये उससे बाहर जा रही है, मतलब इस टाइप का प्रोसेस हो गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो किसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उससे बाउंड, और किसी सरफेस से बाहर निकल रही हैं तो उससे बाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। वो कैसे, चार्ज के आधार पर आप बता सकते हैं। हाँ, अगर अब आपसे कहा जाए कि इसका ये और इसका ये, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये चार्ज सेम ना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। वो सिचुएशन के आधार पर है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने प्रकार के, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब उससे बाहर जा रही हो सरफेस से, नेगेटिव उसके इनसाइड में जा रही हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आधार पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।